नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई जगह पर लोग अपने घर से दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं दूर। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। इसके मुताबिक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और ऐसे फंसे हुए लोगों को वापस भेजने लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती भी करनी होगी। नई गाइडलाइन के तहत एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में भी बात करनी होगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये बात कही गई है इस गाइडलाइन में। वहीं प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की लगातार आ रही खबरों के बीच योगी सरकार ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव किया। अब यूपी में भी डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। केंद्र सरकार की तरह ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव के बाद अब इसे यूपी महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 कहा जाएगा और प्रदेश सरकार के अनुसार एक्ट में शामिल विनियम 15 में संशोधन किया गया है। अब डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करने वालों को 5 से 7 साल की कैद और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही गिरफ्तारी के बाद 6 महीने तक जमानत भी नहीं होगी, यानी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त बयान देते हुए कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला व्यवस्था को चुनौती है। कोरोना संकट काल में स्वास्थ्यकर्मी लगातार सेवा दे रहे हैं और ऐसे में उन पर हमला अक्षम्य अपराध है। इस अपराध के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। आने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं कानपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित परिवार को क्वारंटीन कराने के लिए लेने पहुंची स्वास्थ्य टीम के वहां जाने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बफर जोन नाला रोड पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने लाठियां पटक कर भीड़ को वहां से खदेड़ा। हालात संभालने के लिए पीएससी ने फ्लैग मार्च के बाद इलाके में डेरा डाला है। वहीं मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों पर एनएसए भी लगाया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई है। करीब 15 से 20 ऐसे लोग थे जिन्होंने यहां पर टीम पर पथराव किया था और इसके बाद से 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार लोगों को हिदायत दी गई है और ये उनसे कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, ये आपके हित के लिए है। और इसी सिलसिले में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद दिख रहे हैं। मार्च भी किया गया, लोगों को सलाह दी गई, हिदायत दी गई।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के अब तक 60 जिलों में 2115 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि इनमें से 1602 केस एक्टिव हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 417 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रदेश में 36 लोगों की मौत हुई है। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि प्रदेश की 10 लैब में 332 पूल टेस्ट हुए हैं। 1612 सैंपल के टेस्ट हुए। 332 पूल में 15 पूल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और लॉकडाउन खत्म होने की अवधि करीब है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान दिया जाए। और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी को 3 जोन में बांटा गया है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म होने की अवधि करीब है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान दें। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी को 3 जोन में बांटा है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जिसमें रेड जोन वाले जिलों में आगरा, बागपत, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और सीतापुर शामिल। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिले हैं प्रयागराज, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, एटा, गाजीपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर और शाहजहांपुर। वहीं ग्रीन जोन वाले जिलों में पीलीभीत, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोई, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, संभल, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और उन्नाव शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या फॉर्मूला काम करेगा और क्या सख्ती रहेगी और क्या छूट मिलेगी। दरअसल रेड जोन का मतलब कोरोना हॉटस्पॉट इलाका है। यहाँ लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रेड जोन में 13 जिले शामिल किए गए हैं। यहाँ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा। किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रशासनिक सख्ती बरकरार रहेगी। यही नहीं, किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी और प्रशासन की अनुमति के बिना घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं ऑरेंज जोन के तहत उन इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है। कई दिनों से कोरोना का नया मरीज नहीं आया है। ऑरेंज जोन में 27 जिले शामिल हैं। शर्तों के साथ कुछ गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी ऑरेंज जोन में। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों के खुलने की छूट रहेगी। कम स्टाफ के साथ दफ्तर में काम करने को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को फसल कटाई की मंजूरी। वहीं बाहरी इलाके से आने वाले मजदूरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं ऑरेंज जोन के जो जिले हैं उनकी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। ग्रीन जोन में वो जिले शामिल किए गए हैं जहां कोरोना मरीजों की रफ्तार बहुत धीमी है, कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हो। ग्रीन जोन में 35 जिले शामिल हैं। ग्रीन जोन का मतलब पूरी तरह से छूट नहीं है। रेड और ऑरेंज जोन से बस ज्यादा छूट रहेगी। छोटे और मझोले उद्योगों के खोलने की छूट रहेगी। शर्तों के साथ उद्योगों के खुलने की छूट। कम कर्मचारियों के साथ उद्योगों को खुलने की छूट दी गई है। कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था कार्यस्थल पर रहेगी। जरूरी कामों से बाहर निकलने पर छूट दी गई है। वहीं दूसरे जिलों के लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच सरकार की ये कोशिश है कि जान भी रहे और जहान भी। इसलिए जिन 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है, कोई भी जोन स्थायी नहीं है। अगर ग्रीन जोन में कोरोना के मामले सामने आते हैं तो उस जगह को ग्रीन जोन से निकालकर ऑरेंज या रेड जोन में डाल दिया जाएगा। ऐसा ही फॉर्मूला ऑरेंज और रेड जोन के लिए लागू होगा। अपने अपने जोन की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन के साथ साथ
आपकी और हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में जहां शराब के सरकारी ठेके पूरी तरह से बंद हैं, वहीं अवैध शराब की तस्करी करने वाले लोग खूब मुनाफा कमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है और आप ये दो तस्वीरें देखिए जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पुलिस ने शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और इनसे शराब बरामद कर ली है। और पकड़ी गई शराब को लेकर मुजफ्फरनगर के सीओ आशीष प्रताप क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। कई दिन से सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। उसमें मसूरपुर टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लगभग 6 पेटी के करीब उसमें दारू थी और 20 पेटी के करीब वो उसमें गोवा मार्का शराब थी जो देशी शराब होती है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ अपमिश्रित शराब भी होने की सूचना थी। एक वैगनार, एक सेंट्रो कार बरामद की गई। एक अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इसमें ये जरूर प्रकाश में आया कि कुछ लोगों का नेक्सस है जो लोग सरकारी ठेकों से भी शराब निकालते हैं, उसके बाद इनको अन्य स्थानों पर बेच रहे हैं। ये सूचना थी कि इनके द्वारा एक पवा जो 65 रुपये में मिलता है उसको 150-200 रुपये तक बेचा जा रहा था। वहीं नोएडा डीएम ऑफिस पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी, जहां पर डीएम से कर्मचारियों ने पीपी किट मांगी है और इसके लिए गुजारिश भी की है। डीएम ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पीपी किट्स उनको उपलब्ध करवाई है। दरअसल स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि उन्हें बिना पीपी किट दिए ही काम करवाया जा रहा था और बिना मास्क और ग्लव्स पहनकर ही काम करने को वो मजबूर हैं। अस्पताल के सीएमएचओ पर भी कर्मचारियों ने सीएमएस पर भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। यार हमें दिक्कत नहीं है, केवल मास्क और एक पिन्नी से पहरा दी जाती है, किट भी नहीं है पूरी में, केवल इतनी हाफ में ही है, केवल उसी पैर का बोला जाता है। बोले कोरोना वाले पेशेंट के सामने जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और उसके अंदर जाएंगे तो हमें शोषण किया जा रहा है जी। जिला हॉस्पिटल की कुछ कोरोना योद्धा उनसे आज हम मुखातिब हुए, उनसे वार्तालाप की गई और वह संपूर्ण रूप से संतुष्ट है। उनकी बात जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बात थी। अतः जो सीएमएस है, चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, उनको भी निर्देशित किया गया कि इनको एक तो समस्त प्रिवेंटिव उपकरण, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकता है, अन्य उपकरण हो सकता है, उनको तत्काल प्रोवाइड कराने के लिए उनका कहना था कि प्रोवाइड करा दिया गया है, बट उसको सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहाँ जाके मौके पर सत्यापन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। और इनको कुछ धनराशि भी बढ़ाने की मांग है, तो कोशिश शासन से पत्राचार करते हुए कि इनकी जो धनराशि की मांग है उस पर भी अमल की जाएगी। जिला हॉस्पिटल की कुछ वहीं गोंडा की कैसरगंज सीट से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोरोना संकट की घड़ी में लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों की मदद की जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जो विधवाएं हैं या फिर जो असहाय हैं। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नकद रुपए की आर्थिक मदद भी की। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हम गोंडा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वजीरगंज क्षेत्र में हैं और चंदापुर गांव है। यहाँ पर कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा एक लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है जब से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है। इस अभियान से जुड़कर यह गरीबों की और वांछित लोगों की मदद पहुंचाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं सीधे और पूछते हैं कि किस प्रकार के यहाँ के लोगों को और क्या उनसे यहाँ सीख मिलती है। नेताजी ये बताइए सर्वप्रथम कि आपने ये अभियान तो महीनों से चला रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखा गया बड़ी संख्या में विकलांग और वांछित लोग थे, विधवाएं थीं, क्या सोचकर इस गांव को चिन्हित किया आपने? नहीं, मैं किसी गांव का चयन मैंने ऐसे नहीं किया है। मैं जितने मेरे पड़ोस के गांव हैं, अभी इधर बॉर्डर से मैंने शुरू किया है और ये मेरी लोकसभा के अंदर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चला जाऊं। एक गांव में जाता हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे जो है, एक तरफ से एक गांव में जाता हूं। हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था बनाते हैं तो एक गांव इधर का ले लेता हूं, एक दूसरे क्षेत्र का ले लेता हूं, दूसरे क्षेत्र का ले लेता हूं, कोई छोड़ करके नहीं कि इसमें इस जात की आबादी ज़्यादा है, ये नहीं। एक तरफ से मैं जब से लॉकडाउन ये प्रारंभ हुआ है, प्रत्येक दिन एक गांव को मैंने टारगेट किया है और इसमें
पहले तो मैं वैसे करता था, लेकिन उसके बाद अब मैंने दिव्यांग और विधवा और निराश्रित, वो निराश्रित जिनके हाथ पैर खराब हो चुके हैं और जिनका कोई संसाधन नहीं है, तो किस प्रकार से कि एक संख्या निकल करके आ जाती है, 500, 600, 700 एक गांव में आ जाती है संख्या, और प्रत्येक दिन एक गांव को कवर करता हूं। और इसमें जो अनुभव की बात कर रहे हैं, तो क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं, लेकिन जो दृश्य अब मैं देख रहा हूं, मैं गांव में जाता था लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए जाता था, लेकिन अब जब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने चिन्हित करवाया कि जितने दिव्यांग हैं, जितने निराश्रित हैं, जब उनको देखता हूं तो कलेजा फट जाता है। इसमें 50% से ज़्यादा है, ना इनको ना पेंशन है, ना इनके पास सर्टिफिकेट है, ना इनको कोई सुविधा है। तो अपने तरफ से मैं कर रहा हूं और मेरा एक अनुभव निकल करके आया है। इस अनुभव को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से साझा करूंगा और मैं कहूंगा कि एक अभियान चला करके जो है, ऐसे जो दिव्यांगजन हैं, जो विधवाएं हैं, जो निराश्रित हैं, इनके लिए हमारी सरकार कुछ करे। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पर भी हम विशेष चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई अभियान चले। जैसे कोरोना को लेकर आपने सुनाई दिए आप कि लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का रखा जाए, तो किस तरह से, किस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को और भी इसको अमल करने के लिए क्या अपील करते हैं उनसे? अब जैसे देखिए, पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जब खाना हम बनाते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, तो जूता चप्पल पहन करके खाना नहीं बनता था। चौका लीपा जाता था, चौका के अंदर जो महिला जाती थी वो नहा करके जाती थी, खाना बनाती थी, फिर चौका लगता था, खाने के लिए बुलाया जाता था बुजुर्ग को, पूरा परिवार खाना खाता था और फिर चौके की सफाई होता है। लेकिन इधर 10, 20, 30 साल के अंदर इतना कल्चर में परिवर्तन हुआ कि चौका लगाना भूल गए और जा करके वही चप्पल जूता पहन करके बाहर जाते हैं, वही जूता टट्टी के लिए यूज करते हैं, वही चप्पल जूता चौके तक जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर मैं अपना जो मेरे समझ में आता है मैं करता हूँ। जैसे तुलसी के पत्ते का क्या महत्व है, नीम का क्या महत्व है, सफाई का क्या महत्व है, गोबर का क्या महत्व है, गोबर की लिपाई का क्या महत्व है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी क्या है, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, नहाना क्यों ज़रूरी है, कपड़ा बदलना क्यों ज़रूरी है, जो भी मेरे समझ में आता है मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ। और एक इस समय मैंने अभियान ये लिया है कि जो गाँव में हमारे तमाम बंधु हैं जो नशा करते हैं, किसी न किसी, जैसे शराब पीते हैं, या तो लॉकडाउन के कारण महीनों हो गया नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ किसी आदत को छोड़ने के लिए 11 दिन काफ़ी है, 20 दिन काफ़ी है, 21 दिन काफ़ी है। तो 1 महीना हुआ शराब नहीं मिला, तो इसका मतलब अब काम चल रहा है, तो अब दोबारा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शराब की तरफ ना जाएं। जो पैसा वो शराब पर खर्च करते हैं, नशे पर खर्च करते हैं, वो पैसा अपने परिवार के ऊपर खर्च करें। नेता जी, जैसे आप कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप जो है खुद भी स्वयं भी फिटनेस का ध्यान रखते हुए, तो जैसे कि आपने काढ़ा पीते हैं आप, तो ये काढ़ा कैसा होता है, लोगों को, मेरे दर्शकों को भी बताएं और लोगों को भी पता चले कि वो काढ़ा कैसे बनता है, जिससे कि आप खुद को सुरक्षित और बेहतर महसूस करते हैं। वैसे हमारे यहाँ काढ़ा बनाने की विधि तो हमारी भारत की विधि है। पहले तो बहुत जैसे गिलोय का प्रयोग होता है, अभी हमने काढ़ा पिया है, BL सिंह ने बनवाया था, गिलोय का प्रयोग होता है, तुलसी के पत्ते का प्रयोग होता है, कच्ची हल्दी का बहुत महत्व है, कच्ची हल्दी का विशेष महत्व है, हल्दी का अलग महत्व है और कच्ची हल्दी का विशेष महत्व है, और अदरक है, काली मिर्च है, और गर्म पानी में डाल करके उबालना है, पीना है। आज सारी दुनिया यही पी रही है, आज सारी दुनिया यही पी रही है। चाइना से हमारे कुश्ती की जो देखती है, उसने भी मुझे ये संदेश भेजा कि चाइना के अंदर भी कोई दवाई नहीं है। उसने बताया कि तुलसी का पत्ता और काली मिर्च और हल्दी और अदरक, इसी का काढ़ा बनता है। क्या दुनिया भारत के अध्यात्म के जो आयुर्वेद की दुनिया है, उसको कहीं ना कहीं अपनाने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, हर बुराई में हमें अच्छाई तलाशना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत की छवि दुनिया के अंदर एक बेहतर तरीके से निकल करके आई है। जैसे जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है, योगा है, धूप में काम करने की क्षमता है, ये कहीं ना कहीं हमको बचाने का काम कर रही है। और चाइना से मुझे संदेश आया था, जो काढ़ा मेरा काढ़ा था वो मुझे पीने के लिए चाइना से संदेश आया था। अब जैसे नमस्ते प्रणाम शुरू हो गया, पहले शेक हैंड था, गले मिलना था, सब खत्म हो गया, चुम्मा चाटी खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं भारत का अस्तित्व तो निकल करके आएगा। और मुझे लगता है कि अगर हमने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और जिस तरीके से देश की जनता साथ दे रही है, अगर हमने इसको अच्छे ढंग से पार कर लिया तो वो दिन मैं दूर नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है छोटी मुँह से बड़ी बात हो, वो दिन मैं
दूर नहीं देख रहा हूँ कि भारत को विश्वगुरु कहा जाएगा, दुनिया मान लेगी लोहा कि विश्वगुरु था और फिर विश्वगुरु बनेगा इसी संकट से निकल करके। सांसद जी, एक चीज़ और देखने मिली है कि जैसा कि भारत का जो आंकड़ा है वो अब अमूमन 30,000 छूने को है, तो जो लॉकडाउन की अवधि है, क्या लगता है आपको कि बढ़नी चाहिए आपके अपनी, अगर सरकार की जो पहल है, जो सरकार मंथन कर रही है सभी मुख्यमंत्रियों से प्रदेश भर के, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, लगातार जो इसके विशेषज्ञ हैं, इसके जानकार हैं, उनसे जुड़े हैं और कोशिश उनकी लगातार जारी है। और जो माहौल इधर दिखाई पड़ रहा है, मुझको लगता है चाहे कुछ दिन के लिए ही बढ़े, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। नेताजी, ITV नेटवर्क जो है हमारा लगातार मुहिम भी चला रहा है कोरोना फाइटर्स के लिए, तो ऐसे में कोरोना फाइटर्स दिन रात लगे हुए हैं, उसमें सभी हैं, पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्य विभाग है, सफाई कर्मी है, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें? नहीं, अब देखिए, इससे जैसे कल मैं गोंडा में था तो मीडिया के लोगों को हमने सम्मानित किया, हम लोगों के और लोग भी जो है कुछ लोगों को, पुलिस वालों को भी सम्मानित कर रहे हैं। अब जैसे कल मैंने जेल में भी सामान पहुंचाया, वहाँ के स्टाफ को भी मैंने धन्यवाद दिया, हॉस्पिटल में भी सामान पहुंचाया, उनको भी धन्यवाद दिया। जो लोग मिलते हैं धन्यवाद करते हैं। आज सब लोग अपनी जान को संकट में डाल करके जुटे हैं और इनकी प्रशंसा तो हो रही है, हमारे करने या ना करने से नहीं होगा, पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। पुलिस विभाग की छवि बदल गई, आज पुलिस से जो है इसका नया रूप निकल करके आया है, डॉक्टरों का एक नया रूप निकल करके आया है। जैसे डॉक्टरों की इज्जत कह लीजिए ख़त्म थी, पुलिस की इज्जत लोग नहीं करते थे, लेकिन एक नया निकल करके आया है। मीडिया के लोग हैं, ये सारे लोग जो इस काम में लगे हैं, सबको पूरी देश की जनता धन्यवाद कर रही है। जिस तरह से अभियान चल रहा है, ऐसे में यहाँ के सांसद जो हैं, गोंडा के कैसरगंज सांसद जो हैं बृजभूषण सिंह, उनके द्वारा ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा और उनकी जो अपील है लोगों से वो यही है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, उन तक जो भी सहायता होगी उन तक दरवाजे तक पहुँचेगी, सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है तो उसका पालन करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं जौनपुर में दो हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई बहन भी थे। एक साथ 5 लोगों की मौत से गांव में मातम है और ये घटना दरअसल बरसठी थाना इलाके के सरसरा गांव में हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गांव में खुदाई के दौरान पड़ोसी के मकान की दीवार गिर गई थी और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं परिजन घायलों को बाइक पर बैठाकर इलाज के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रॉन्ग साइड से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और इससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की दीवार ढहने से मौत हुई, जबकि 3 लोग जो घायल थे उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। तीनों की हादसे में जान चली गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।